हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर हमने जो इंडिया का नॉर्थन जो प्लेन है उस प्लेन के बारे में हमने स्टडी की थी। उसको पढ़ा था हमने, उसको अच्छे से जाना था, उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, कितने भागों में उसको हमने डिवाइड किया और वहाँ पर जो जनसंख्या जो अधिक पाई जा रही है उसका क्या कारण है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार। बच्चों, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये उत्तरी गंगा का जो मैदान है उस मैदान के दक्षिण में स्थित है। ये यहाँ मैं आपको एरिया बताता हूँ कि इसका कौन सा एरिया जो है आता है इसके अंदर। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा जो है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। बच्चों, भारत का जो है ना सबसे जो प्राचीन भूखंड है ना वो ये वाला पार्ट है। और सबसे ज़्यादा स्थायी अगर मानते हैं कि अब इसके अंदर परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा। जैसे आपको बताया मैंने कि हिमालय पर्वत के अंदर भी जो है परिवर्तन हो रहे हैं, अभी वो बढ़ रहा है। और जो हमारा उत्तरी गंगा का मैदान है वो भी अब नया है, बन रहा है। बाढ़ आती है, मिट्टी नदियाँ जो है वो लाकर बिछा देती है, उससे इसका निर्माण अब भी जो है वो चल रहा है। बट ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये बिल्कुल अब शिथिल हो चुका है, इसके अंदर अब परिवर्तन नहीं होता। और साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि ये वाला जो पार्ट है वह भारत का सबसे प्राचीनतम वाला जो भाग है ये। और ये अकेले, जैसे हमने हिमालय का अलग अलग भागों में बांटा, हमने उत्तरी जो मैदान उसको भी अलग अलग बांटा भागों में, उसी प्रकार इसके भी जो है अलग अलग पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मालवा का पठार भी है, छोटा नागपुर का पठार है, ये हमारा ढक्कन का जो पठार है वो वाला ये पार्ट आ जाता है। तो ये अलग अलग भागों में इसको जो है हम डिवाइड करेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको बताया गया था कि भारत का यही जो हिस्सा है, जो ये जो हिस्सा है सारा, यही जो है ना वही जो है अपना कभी भारत के जो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके साथ सटा हुआ था, और आज कालांतर के समय में गुजरने के बाद जो ना आज ये यहाँ पर इसकी पोजीशन आई है। अब एक बार हम इस के टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ जो प्रायद्वीपीय पठार है वो लगभग जो है त्रिभुजाकार का जो है वो बना हुआ है, और उसकी ऊंचाई जो है वो 600 से लेकर 900 मीटर तक उसकी जो है औसत ऊंचाई है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो बाउंड्रीज है वो कौन कौन सी है। कहते हैं कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ। बच्चों, जो ये गिर पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात के अंदर है, और आपने एक नाम भी सुना होगा गिर फॉरेस्ट या गिर नेशनल पार्क, काफ़ी फेमस रहा है वो। वहाँ पर जो है शेर के लिए जो है उसको रिजर्व कर रखा है उस फॉरेस्ट को। दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ। बच्चों, जैसे नाम से पता चल रहा है इलायची पहाड़ियाँ, यहाँ पर जो इलायची की जो है खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोक पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। ये कोई जैसे कि अलग अलग भाग हैं इसके, जिसके अंदर ये कहता है कि हजारीबाग पठार, पाली पठार, रांची पठार,
मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, ये भारत के प्राचीनतम और शिथिल भूभागों में से एक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है भारत का सबसे प्राचीन और बिल्कुल शिथिल भाग है। ये अब इसके अंदर जो है चेंजेस नहीं होता, और ये कठोर जो है ग्रेनाइट और क्वार्नजाइट जो पठार पत्थर है उनसे जो है ये बना है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद कहता है ये कि इसकी जो ऊंचाई जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये जो पश्चिम वाला भाग है वो ज़्यादा ऊंचा है, और जो पूर्व वाला जो भाग है वो इतना ऊंचा नहीं है। इसीलिए इस भाग में बहने वाली जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद कहता है ये कि प्राचीन जो भाग है अपना पठार, इस पठार के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम भाग के अंदर जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और यह काली मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, और यहाँ पर जो है कपास की जो कृषि है वो बड़ी उच्च इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ओके बच्चों, उसके बाद ये कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वह पठार जो है उसका जो अलग अलग जो पार्ट है अनेक हिस्सों में जो बंटा हुआ है, उसके अंदर भू उत्थान, निमज्जन, भ्रंश और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। और वहाँ पर जो भूकंपीय प्रक्रिया काफ़ी हुई थी, जब वो पार्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप से जो है इतने जो उत्तर और पूर्व की तरफ जो है वो आगे बढ़ा, तो उसके अंदर काफ़ी जो है भूकंपीय प्रक्रियाएं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर जो भ्रंश जो है वो पड़ गए, उसके अंदर जो घाटियाँ जो है वो बनने लगी। प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती है, भी इसकी धरातलीय विविधताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और नदियाँ जो यहाँ प्रखंड और महाखंड का जो है निर्माण उन्होंने किया, और उसके कारण चंबल की घाटी आपने नाम सुना होगा, बीड और मोरेना जो है खंड इसके उदाहरण है। उसके बाद ये कहता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम लगभग 3 भागों में जो है बराबर बांटते हैं। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य उच्च भूभाग, और तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार के अंदर जो है वो हमारे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला जो इधर जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिम घाट और पूर्व में पूर्वी घाट जो है वो आते हैं, और उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, और केरल में अनाईमलाई, अन्नमलाई और इलायची पहाड़ियाँ इसको कहा जाता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पश्चिम भाग है वो ज़्यादा ऊंचा है, और जो पूर्वी भाग है वो इतना ऊंचा नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा और अवृत है। इसके औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। जो पश्चिमी भाग है उसकी औसत ऊंचाई जो 1500 मीटर है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अनमलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और यह नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, जो इसके पास ही है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है, और वो पूर्वी घाट की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिरा देती है। जो भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है महत्वपूर्ण, उसके अंदर जो है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बच्चों, कावेरी नदी जो है ना वो एक ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर होते हुए भी जो है इसके अंदर जल जो है वो 12 मासी बहता
रहता है। बाकी जो नदियाँ हैं वो सूख जाती है क्योंकि वो बरसात के अंदर ही चलती है। बट कावेरी एक ऐसी नदी है जो पूरे साल जो है वो उसमें पानी बहता रहता है। उसके बाद है मध्य उच्च भूभाग। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उशिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। यह दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। यह अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि काफ़ी हद तक अपरदित हो चुके हैं। यानी कि बच्चों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो अब अपरदित हो चुकी है, वो अब टूट फूट चुकी है। वो अब उसकी जो पहले जो हाइट थी वो अब उसकी हाइट रही नहीं है। वो हाइट जो है वो टूट फूट होकर जो है वो कम हो चुकी है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां यह अनुद्रित रेत के टिब्बों और चापाकार रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में इस क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका परिणाम है। उसके बाद ये कहते हैं समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से लेकर 1100 मीटर के बीच है तथा उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना कई अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। बच्चों इस भाग के अंदर जो है गुरु शिखर जो है वो एक सबसे ऊंची जो है वो चोटी है जो कि अरावली माउंटेन रेंज के अंदर जो माउंट आबू है वहाँ जो है वह स्थित है, गुरु शिखर नाम की। उसके बाद है उत्तर पूर्वी पठार। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। ये कहता है कि जो हिमालय पर्वत की जब उत्पत्ति हो रही थी, जब वो टकराया तो उसके टकराव की वजह से जो ना इसमें भ्रंश पड़ा और इसका निर्माण हुआ। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। उसके बाद कहते हैं इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। कहता है कि गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंती पहाड़ियाँ। बच्चों ये तीनों वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो इन्हीं तीनों पहाड़ियों के बीच में होती है, मानसिंह ग्राम। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। परिणामस्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चिरापुंजी नगन चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। बच्चों इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो ना अत्यधिक वर्षा होती है। चिरापुंजी पहला होता था वर्ल्ड का नंबर 1 स्थान, जहाँ पर पहला स्थान जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती थी। बट अब जो मानसिंह ग्राम है वो इससे 13 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और वहाँ वर्ल्ड की सबसे अधिक जो है रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भारतीय मरुस्थल और इसके जो द्वीप समूह है उनके बारे में जो है वो होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।